कारण भी है। अगर मैं ऑर्गेनान और वाइटल फोर्स से हट के थोड़ी सी बात करूं तो वायरस भी है और उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस भी हैं। जो लोग कोविड से अफेक्टेड हैं या जिनको पता है कि कोविड में सीटी चेंजेस आते हैं, सीटी चेंजेस के ग्रेडिंग की भी बात की गई है। 1%, 5%, 10%, 30%, 70%। जो बहुत सारी डेथ भी हो रही है जिसमें एज को माने नहीं रखा, एज को हटा दिया गया। यंगस्टर्स भी बहुत सारे डेथ हुए हैं जिनकी कोविड के कारण हुई है। तो वायरस भी एक कुछ है वाइटल फोर्स से हट करके जो बीमारी का कारण बन सकता है। फियर के अलावा अगर मैं बात करूं तो फियर के अलावा भी आपको संभलने की ज़रूरत है। सब कुछ फियर हो सकता है लेकिन कुछ अपना ह्यूमन बॉडी भी है, हमारे ऑर्गन्स भी है, हमारे टिश्यू भी है, हमारे सेल्स भी है, वो भी कहीं न कहीं या तो हर्ट होते हैं या फिर रप्चर्ड होते हैं या फिर इन्फेक्टेड होते हैं। तो उनको भी बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कोरोना ने हमको क्या सिखाया? कोरोना एक नया शब्द आ गया हमारे साथ। शायद आप लोग मार्च के पहले नहीं जानते थे और मैं 29 जनवरी के पहले नहीं जानता था। 28 जनवरी को दिल्ली में एक मीटिंग थी, उसके पहले मेरा बेटा बताता था कि कुछ चाइना में एक बीमारी आई है, कुछ नवंबर दिसंबर में, वो कोरोना कोविड-19 थी, इसीलिए 2019 में आई, इसलिए उसका नाम कोरोना कोविड 2019 रख दिया, कोविड-19। तो कोरोना ने हमको बहुत सारा चीज़ें सिखाया। कुछ क्वारंटीन होना सिखाया है ना। उससे पहले शायद जानते नहीं थे, उससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग नहीं समझता था। तो कोरोना ने हमको क्या क्या सिखाया, पहले मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो कोरोना ने सिखाया, जो शायद हमारे किसी गुरु ने बहुत कोशिश के बाद भी सिखा नहीं पाया, वो सिखाया जीवन जीने की कला। कोरोना ने सबको जीवन जीने की कला सिखा दिया। हर सदी में कोई न कोई बीमारी आती रही है, चाहे वो कैंसर रहा हो, चाहे एड्स रहा हो, चाहे डेंगू रहा हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस रहा हो। जब भी नई बीमारियां आई हैं, प्लेग रहा हो, बड़े लेवल पे क्षति भी हुई है। और कई बीमारियों के आज भी न तो कोई वैक्सीन बनी है, न तो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट बना है। होपिंग सो कि कोरोना के लिए बन जाए। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले पुराने समय की अगर आप याद करें, आपके पिता दादा लोग बताए होंगे इस कोरोना टाइम में, पिछले 6 महीने में, कि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो क्या करते थे, कहीं से भी आते थे तो बाहर ही उनका हाथ पैर धोते थे या शूज सॉक्स निकाल देते थे, उसके बाद में ही घर में प्रवेश करते थे। तो ये हमें फिर से सिखा दिया कोरोना ने, तो हम कोरोना के थैंकफुल भी। अब क्या होता है, हम लोग जाते हैं तो ये हमारा यूनिफॉर्म ड्रेस बाहर ही निकाल देते हैं या उसको धोने के लिए रख देते हैं। उसके बाद ही घर की कोई सामान छूते हैं या फिर उसके बाद ही घर में प्रवेश करते हैं। तो पहले जैसा लोग रहते थे, घर के अंदर जाने के पूर्व हाथ धोकर भी प्रवेश करते थे, आज भी उसी तरीके से हम उस परंपरा का निर्वहन करने लगे। इसलिए कोरोना को धन्यवाद। और क्या सिखा दिया कोरोना ने? अभी सिंह सर ने बहुत सारा इम्यूनिटी की बात किया, उसके लिए बहुत सारा खाने पीने की भी बात किया। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक गोल्डन मिल्क आ गया। गोल्डन मिल्क क्या है? हल्दी और दूध। मैं पिछले 30-35 साल से जितना मुझे याद है, बिना हल्दी दूध पिए सोता नहीं हूँ, आदत सी पड़ गई है। आज बच्चे नया जान गए गोल्डन मिल्क। तो हल्दी दूध का इम्पोर्टेंस बताया कोरोना ने। और क्या बताया कि आपको कुछ मिले चाहे मत मिले खाने के लिए, चावल दाल से काम चल जाएगा। जब लॉकडाउन था तो बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आते थे, मैं सीएम हेल्पलाइन के लिए काम करता था 104 के लिए, तो उनको कुछ खाने को नहीं मिलता था। तो हमने चावल दाल का पैकेट भिजवाया सरकार के सहयोग से। कई सारे ऐसे लोग थे जहाँ पे कोरोना के मरीज आ गए, पूरी गली सील हो गई और हमारे पास फ़ोन आया तो हमने उनको केवल चावल दाल के पैकेट पहुंचवाए और कुछ मिला नहीं। तो चावल दाल का महत्व समझा दिया। जो हमारी यंगस्टर्स पीढ़ी भूलती जा रही थी कि घर का खाना कितना इम्पोर्टेंस रखता है। पिज़्ज़ा बर्गर, इधर फ़ोन किया और वो ऑनलाइन आ जाता था, तो उसको इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा कम कर दिया कि घर के खाने की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। पिज़्ज़ा बर्गर या फिर हम भी, मतलब मैं भी उसी
समय में था तो हम भी हर सैटरडे या होटल चले जाते थे, नहीं तो संडे इवनिंग तो होटल जाना फिक्स ही था। तो पिछले 6 महीने से संडे इवनिंग होटल नहीं गए, अपना दाल चावल पुराना उसी पर निर्भर रहने के लिए कोरोना को धन्यवाद देता हूँ। और क्या समझाया? जो सबसे बड़ी चीज कोरोना ने समझाया वो समझाया कि स्वयं के महत्व को समझा दिया कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो है आप खुद। यदि आप स्वस्थ हैं तब आपका परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, तब आपके समाज को स्वस्थ रख सकते हैं, तब आपके मरीज को देख पाएंगे, तब आपके मरीज को स्वस्थ रख पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपका स्वस्थ रहना। चाहे वो फियर को हटा करके रखिए, चाहे वो योगा को ज्वाइन करके रखिए, चाहे वो मॉर्निंग वॉक करके रखिए, चाहे मेरे जैसा कुछ भी नहीं करके रखिए, पर स्वस्थ रहिए। सबसे ज्यादा जरूरी वो है। और क्या बताया? एक निश्चित दूरी का पालन करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आज हमारे सेमिनार हॉल में सब लोग बैठे हैं, मुझे देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विदेशों में ये परंपरा पहले भी थी। वहां लाइन में जाते थे तो कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ जाता था अपने देश जैसा। अपने यहाँ तो क्या है कि एक को धक्का से खींच करके फिर आगे जाने की आदत थी। वहाँ एक प्रॉपर डिस्टेंस में ही लाइन लगाई जाती थी, तो वो डिस्टेंसिंग वहाँ पहले से मेंटेन थी, अब अपने यहाँ भी मेंटेन होने लगी। इसके लिए मैं कोरोना को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कोरोना ने पूरे वर्ल्ड वाइड क्या समझा दिया कि आपको हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करना चाहिए। जो हमारी भारतीय परंपरा थी उसको कोरोना ने वापस पुनर्स्थापित कर दिया। बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी नमस्ते किए उनके मीटिंग में हाथ मिलाने के बजाय। तो उसके लिए भी मैं कोरोना को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने सबको नमस्ते करना सिखा दिया। और क्या सिखाया? भारतीय चिकित्सा पद्धति। अभी सिंह सर बता रहे थे कि चाहे गिलोय हो, चाहे तुलसी हो, चाहे हल्दी हो, चाहे अदरक हो, ये क्या है? ये भारतीय परंपरा है, भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जिसको पूरे विश्व में स्थापित करा दिया कोरोना ने। और किसको स्थापित कराया? होम्योपैथी के प्रति प्रेम को स्थापित करा दिया। यदि आर्सेनिक एल्बम या कैम्फोरा या व्हाटसोएवर मे बी द नेम ऑफ द मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन हर एलोपैथिक डॉक्टर जेब में रखता था। नॉट ओनली एलोपैथिक डॉक्टर्स, कलेक्टर, कमिश्नर, जितने भी अधिकारी थे सब होम्योपैथिक दवाई रखते थे। कलेक्टर की मीटिंग में जब हम गए यहाँ, जब पुनः ओपीडी स्टार्ट करने की बात आई कि क्लिनिक कैसे स्थापित किया जाए, तो कलेक्टर ने पूछा कि डॉक्टर द्विवेदी, आर्सेनिक एल्बम का डोज मुझे कितना लेना चाहिए? आप सोचिए, एक कलेक्टर भी आर्सेनिक एल्बम के महत्व को समझा। सारे एलोपैथिक चिकित्सक, सारे हेल्थ वर्कर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नगर निगम का कर्मचारी हो, सब ने होम्योपैथी को अपनाया। होम्योपैथी पे विश्वास उनका आया। तो इसके लिए भी मैं कोरोना को धन्यवाद देता हूं। और क्या बात आने लग गई? एक नई बात आने लग गई, समग्र चिकित्सा प्रणाली। यदि किसी बीमारी का कोई एक चिकित्सा पद्धति के द्वारा इलाज संभव नहीं है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? समग्र चिकित्सा प्रणाली का एक या तो मंत्रालय होना चाहिए या कमेटी होना चाहिए, जो कोरोना ने सिखा दिया। कोरोना का हर पीड़ित मरीज एलोपैथिक दवाई खाया, आयुर्वेदिक दवाई खाया, होम्योपैथिक दवाई खाया, योगा नेचुरोपैथी किया, जो बन सका वो किया। भाप लिया, नेति किया, आसन किया, प्राणायाम किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किया, मतलब समग्र चिकित्सा को अपनाया और जीवन को कैसे स्थापित किया जा सके, कैसे बच सके, उसको उसने हासिल किया। तो समग्र चिकित्सा प्रणाली का एक महत्व को स्थापित किया कोरोना ने। ऐसी बीमारी जिनका निदान किसी चिकित्सा प्रणाली के द्वारा संभव नहीं है, उसमें सभी चिकित्सा प्रणालियों के विषय विशेषज्ञों की राय के लिए टास्क फोर्स बनाने की आवश्यकता है, जिसको गवर्नमेंट ने समझा और टास्क फोर्स बनाया भी, जो काम कर रही है। अब बात आती है आयुष मंत्रालय की, जो सिंह से बात कर रहे थे कि आयुष मंत्रालय ने केवल आर्सेनिक एल्बम दवाई बनाया, ऐसा नहीं है। आयुष मंत्रालय ने पूरी की पूरी गाइडलाइन बनाई है। उनके वेबसाइट पे ये गाइडलाइन ऐसा दी हुई है जिसमें उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन का बात किया है। आर्सेनिक एल्बम बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई
वो इसलिए क्योंकि जब कोरोना के लॉकडाउन के पहले आर्सेनिक एल्बम की बात हुई थी, उसको समाचार पत्रों ने बहुत ज़्यादा प्रकाशित किया, वेबसाइट पे आया और लोग उसी को लेने लगे। उसके बाद फिर से मीटिंग हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो लास्ट मीटिंग हमारी हुई थी अक्टूबर में 8 तारीख को, उसमें अल्फा एवेना मार्ड और अल्फा अल्फा और अवेना मदर टिंचर्स को भी उन्होंने अप्रूव कर दिया है। और इसमें जो हमारी गाइडलाइन है, जो पूरी गाइडलाइन है जिसके आधार पर आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा गाइडलाइन आयुष के वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें उन्होंने काफ़ी सारी मेडिसिन आर्सेनिक के अलावा भी दिया हुआ है। इसमें है आर्सेनिक एल्बम, एकोनाइट नेपेलस, ब्राइनिया एल्बा, जंसीमियम रस्टाक्स, इपेटोरियम परफोरेटम, इपिका, बेलाडोना, कैम्फोरा एंड अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर भी उन्होंने बोला फास्फोरस, चेलिडोनियम, वेरिटम, वेरिटी, आयोडम, कैम्फोरा, चाइना, लाइकोपोडियम, एंटीम आर्स, स्ट्रेनम, मेटालिकम एंड कार्बोवेज। तो इस तरीके से यू हैव अ हैंडफुल ऑफ रेमेडी, हैंडफुल ऑफ मेडिसिन फॉर कोविड-19 ऑन द वेबसाइट ऑफ आयुष मंत्रालय। इसका मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा वीडियोस, तो आप आयुष मंत्रालय से डायरेक्ट डाउनलोड करके ऐसा गाइडलाइन देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये स्टूडेंट्स को एक बार देखने के लिए दे दें ताकि ये लोग, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए डायरेक्ट। मैं बात करने जा रहा हूं कोविड-19 और होम्योपैथी की। होम्योपैथी कैसे कोरोना में कारगर रहा, मैं आपको उसका एक उदाहरण स्वरूप कुछ केसेस के ऊपर बात करने जा रहा हूं कि मैंने क्या किया पिछले 6 महीने में, मैंने क्या देखा, मैंने क्या पाया। रोल ऑफ होम्योपैथी एंड आयुष इन कोविड-19। सबसे पहला रोल क्या था आयुष का या होम्योपैथी का, एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। चाहे कोई भी आयुष का सिस्टम अपनाया हो, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आयुष सिस्टम बेस्ट सिस्टम। अगर मैं होम्योपैथी की बात करूं तो होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम लार्जर पॉपुलेशन को दी गई। लास्ट मीटिंग में मुझे बताया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो लास्ट मीटिंग थी हमारी CCRH की, उसमें मुझे बताया गया कि 50 लाख लोगों का डाटा पहुंच चुका है। 50 लाख लोगों को आर्सेनिक एल्बम डिस्ट्रीब्यूट की गई और डाटा अभी स्टिल अवेटेड। मैंने खुद में आर्सेनिक एल्बम बहुत सारे लोगों को दिया, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ, मैं केवल मेरी बात करूँगा। तो रोल ऑफ होम्योपैथी एंड आयुष इन द कोविड-19 किसी से अभी छुपा नहीं रहा, चाहे वो इम्यूनिटी बूस्टर के बतौर रहा हो, चाहे प्रिवेंशन के बतौर रहा हो, चाहे मैनेजमेंट के बतौर रहा हो, विद द गवर्नमेंट प्रोटोकॉल। हमारे साथ एक परेशानी थी कि ICMR का जो प्रोटोकॉल था उसको पालन करना सभी के लिए जरूरी था, उसके साथ ही हमको होम्योपैथी यूज करना था। और जैसा कि सिंह सर ने बहुत सारा बताया फियर और मेंटल प्रॉब्लम के लिए, तो उसको मैं बात करने मुझे समझता हूँ। देन पोस्ट कोविड पेशेंट मैनेजमेंट। पोस्ट कोविड पेशेंट मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया है। एक बार पेशेंट एडमिट हो जाता है अस्पताल में, घर आता है, उसको बहुत खुशी होती है जब डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद उसको बहुत सारी परेशानियाँ हैं, वीकनेस है, कई सारे लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, कई सारे लोगों को पैरालिसिस अटैक आ रहा है। उसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। कोविड-19 पे बात करने का कोई मतलब नहीं, सभी जानते हैं, हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी सभी जानते हैं, करंट स्टेटस भी सभी जानते हैं, ये भी जानते हैं। ये थोड़ा सा पीछे, ये वो आप लोग फोन लगाते होंगे ना, तो वो हमारा अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं ना, कोरोना अभी गया नहीं है, तो ये इसलिए थोड़ा सा दूरी वूरी का आप लोग ध्यान रखिए। मास्क की जहाँ तक बात है तो मास्क मेडिकल साइंस के लिए कोई नई बात नहीं है, पहले भी सर्जन सारे मास्क लगाते थे और मैं मास्क पहले भी सर्दी खांसी जुकाम के मरीजों को एडवाइस करता था। और मैं खुद भी जब वॉकिंग के लिए जाता था तो मास्क लगा करके जाता था, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है अपने यहाँ की, वो सर्दी हो जाती थी। तो मास्क कोरोना कितना बचाएगा ये नहीं मालूम मुझे, पर सर्दी खांसी से ज़रूर बचाएगा, तो मास्क का पालन जरूर है। नेक्स्ट और नेक्स्ट yes
होम्योपैथी आर्सेनिक एल्बम एज ए इम्यूनिटी बूस्टर या एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन। अगर मैं आर्सेनिक एल्बम की बात करूँ तो बहुत सारे लोगों द्वारा यूज़ किया गया है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने भी यूज़ किया होगा। एज ए होम्योपैथिक फिजिशियंस मेनी आर नॉट रिपोर्टेड पॉजिटिव। मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ, मैं मेरे खुद के एग्जाम्पल से समझा। और दूसरी बात, इफ दे आर रिपोर्टेड पॉजिटिव, इफेक्ट्स ऑफ डिसीजेस मच लेसर देन अदर दोज हु हैज नॉट टेकन होम्योपैथिक मेडिसिन। एक तो अगर उसने होम्योपैथिक दवाई लिया है तो उसको पॉजिटिव आया ही नहीं है। दूसरा, अगर पॉजिटिव आया भी है तो उसको जो इफेक्ट था डिसीज का वो उतना नहीं रहा है जितना कि दूसरों को रहा है। तीसरी बात, उनके फैमिली मेंबर, अगर किसी को पॉजिटिव आया है और उनके फैमिली मेंबर्स ने आर्सेनिक लिया है तो दूसरे भी पॉजिटिव नहीं हुए हैं, उसका मेरे पास सफिशिएंट डाटा है। सेंट्रल जेल में 2500 के ऊपर कैदी हैं, जहां पे हमने अप्रैल में होम्योपैथिक दवाई दिया था। 2500-2600 कैदियों में से केवल 24 लोगों को, 24 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ। एक क्लोज कैंपस में रहने वाले 2600 लोगों में से केवल 24 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ, बाकी किसी को पॉजिटिव नहीं हुआ। जबकि सुपरिटेंडेंट साहब बहुत डरे हुए थे कि क्लोज कैंपस है और सभी को पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। डाटा कीपिंग की जो बात किया सिंह सर ने, डाटा कीपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्लोज प्रीमाइसेस में जहाँ 2600 लोग रहते हो वहाँ पे केवल 24 लोगों को पॉजिटिव आना, बाकी के लोग बच जाना, क्रेडिट गोज टू ओनली होम्योपैथिक मेडिसिन। उनका कहना है सुपरिटेंडेंट साहब का कि उन्होंने इसके अलावा और कुछ भी प्रयास नहीं किया। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं मेरी खुद की और मेरे फैमिली मेंबर की, तो थैंक्स टू गॉड न तो मुझे कोरोना हुआ, न तो मेरे फैमिली मेंबर्स को किसी को हुआ, न तो मेरे किसी रिलेटिव को हुआ, नॉट इन ओनली इंदौर एंड मध्य प्रदेश बल्कि ऑल ओवर इंडिया। सब ने बहुत पहले ही आर्सेनिक एल्बम ले लिया था और ले भी रहे हैं, आज भी ले रहे हैं। न तो मुझे, न तो मेरे फैमिली मेंबर को, न तो किसी फ्रेंड को, न तो रिलेटिव को, ऑल ओवर इंडिया दे ऑल हैव टेकन आर्सेनिक एल्बम और अभी भी ले रहे हैं। तो इसलिए मैं तो क्रेडिट देता हूं होम्योपैथी और आर्सेनिक एल्बम। अब आती है बात पॉजिटिव पेशेंट की। ये तो तब की बात थी जब प्रिवेंशन की जरूरत थी, आज भी जरूरत है वास्तव में। आज उसके बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। लोग डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लोग मास्क का पालन कर रहे हैं, लोग काढ़ा पी रहे हैं, गोल्डन मिल्क पी रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लेती कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन टू द पॉजिटिव पेशेंट। बहुत सारे पॉजिटिव पेशेंट मेरे पास फोन से दवाई लिया, बहुत सारे पेशेंट जो अस्पताल में एडमिट थे, मैं बार बार सोशल मीडिया के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू ये बात कहता रहा कि ऐसे मरीज जो 14-15 दिन हो जाते हैं अस्पताल में भर्ती रहते हैं और उनको आराम नहीं मिलता है, तो उनको क्यों होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू किया जाए। उसके लिए मैंने 25-26 लेटर लिखा सरकार को और वो सरकार ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने लागू कराया कि होम्योपैथिक दवाई साथ में दी जानी चाहिए। और जब होम्योपैथिक दवाई दिया तो देखा कि जो पेशेंट 15-20 दिन से ठीक नहीं हो रहे थे, वो होम्योपैथिक दवाई देने के बाद 2-4 दिन 5 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। ये तो रहा उस समय की बात जब अस्पताल में ही केवल मरीज ठीक होते थे। उसके बाद आ गया कि वो घर पे भी रह सकते हैं। तो घर पे जब रहने लगे तब बहुत सारे यंगस्टर्स को मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने गवर्नमेंट का जो ICMR का पूरा प्रोटोकॉल था, जो सिंह सर ने बताया, चाहे डॉक्सी रहा हो, चाहे जो भी उनका एजिथ्रोमाइसिन रहा हो, चाहे सेट्रिजिन रहा हो, चाहे उनका कफ सिरप रहा हो, उसके साथ होम्योपैथिक दवाई लिया। और 4th डे के बाद किसी भी मरीज को फीवर नहीं आया और 10th डे पे जब उनका जो प्रोटोकॉल खत्म हो गया, सब लोग बिना किसी सिम्टम के डिस्चार्ज हो गए। हालांकि कई लोगों की दोबारा जांच नहीं हो पाई, गवर्नमेंट ने नहीं किया। पर मैं दो आपको पॉजिटिव पेशेंट की बात कर रहा हूँ। होम्योपैथी एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट गवर्नमेंट प्रोटोकॉल। एक पॉजिटिव पेशेंट जो 80 इयर्स प्लस थी भोपाल में, उनके घर के सभी लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए।
सबके सिटी चेंजेस था, लेकिन सबसे ज़्यादा वो लोग वरीड थे वो दादी माँ के लिए। वो 80+ थी, उनको डायबिटीज़ था, उनको हाइपरटेंशन था, उनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस थी, आर्थराइटिस थी, चल नहीं पाती थी। वो लोग उसको अस्पताल में एडमिट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि अस्पताल में उतनी अच्छी केयर नहीं होगी और वो वहाँ से बच के नहीं आएगी। उनको हमने इमीडिएटली होम्योपैथिक दवाई चालू किया। वहाँ पे एक MBBS 3rd ईयर की स्टूडेंट थी जो चिराई में पढ़ती थी, उसने उनका ध्यान रखा घर में ही। उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नीचे जाने लगा। जब ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 2nd 3rd डे नीचे जाने लगा तो लोग थोड़ा घबराए। उस समय हमने कार्बो बेस्ड मेडिसिन दिया और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल वापस 80 से 90 की ओर आ गया और विदिन 4-5 डेज उनका फीवर कम हो गया और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल एकदम नॉर्मल आ गया और शी इज स्टिल अलाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी पेशेंट है 70 साल की, बख्तावर रामनगर में ही रहती है। माता राम, उनको बहुत हाई ग्रेड फीवर था और कोविड पॉजिटिव आ गया। वो चक्कर आकर के गिर जाता था। मैंने यहाँ के जो कोविड अधिकारी हैं अमित मालाकार जी, उनसे रिक्वेस्ट किया कि इनको घर पे ही रखा जाए, होम आइसोलेशन में हम कोशिश करेंगे ट्रीट करने का। वो नाराज़ हो गए कि गवर्नमेंट का रूल नहीं है, 70 साल की एज के ज़्यादा उम्र है और कोमॉर्बिडिटी भी है, इनको इन अरविंदो में एडमिट कर देना चाहिए। गाड़ी लेने आ गई, लेकिन उनके घर वाले तैयार नहीं हुए। वो बोले नहीं, हम जो चाहिए आपको लिख करके देते हैं, हम होम्योपैथिक दवाई देंगे। और ऐसा उनको होम्योपैथिक दवाई साथ में दिया। स्टिल अलाइव, बिल्कुल नॉर्मल है। 4 दिन के बाद बुखार नहीं आया। 10 दिन के बाद उनको किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम्स नहीं है। उनका मैंने वापस CT स्कैन कराया जो 100% नॉर्मल है। ऐसा मैं एल्डरली वालों का लिया। यंगस्टर्स तो बहुत सारे को मैंने ट्रीटमेंट दिया, बहुत सारे लोगों को आर्सेनिक एल्बम दिया, कार्बोबेस दिया, रस्टॉक्स दिया, ब्रांडिया अल्वा दिया, जलसीमियम दिया, जिस तरह का उनका सिम्टम्स रहता था वो दिया। एक शाहजहाँपुर या सुजातपुर के TI थे, वो यहाँ राष्ट्रीय अपोलो में एडमिट थे। लगभग 30-32 दिन वो एडमिट रहे। उसके बाद एडमिट होने के बाद डिस्चार्ज हो गए। तब उनको पोस्ट कोविड प्रॉब्लम थी, CT चेंजेस थे, CT नॉर्मल नहीं हुआ था, ज़बरदस्ती उन्होंने डिस्चार्ज करा दिया था। उस समय कार्बोबेस और ब्रांडिया अल्वा का बहुत अच्छा उनको रोल रहा और अभी बिल्कुल नॉर्मल है और उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके से चाहे प्रिवेंटिव या इम्यूनिटी बूस्टर की बात रही हो, चाहे कोविड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट की बात रही हो, चाहे पोस्ट कोविड की बात रही हो, मुझे तो होम्योपैथी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और वो सारा गाइडलाइन को पालन करते हुए, चाहे ICMR का गाइडलाइन हो, चाहे आयुष मंत्रालय का गाइडलाइन का पालन करते हुए होम्योपैथी ट्रीटमेंट मिला। एक हमारा आयुष मंत्रालय और CCRS ने बोला है कि अगर कोई भी बीमारी आती है, इस तरीके से पेंडेमिक या एपिडेमिक हो जाती है, तो सबसे पहला काम क्या है, उसको रोकना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितना हो सकता है आप प्रिवेंशन के लिए प्रयास करें। नहीं हो सकता है तो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स, वो इंस्टीट्यूशनली तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। हालांकि इंडिया में ऐसा संभव नहीं है। अपने पास गूगल भी एक डॉक्टर है, उसने बहुत सारा कोरोना के बारे में बता दिया है। तो मैं आप सभी लोग हमारे बडिंग डॉक्टर्स हैं, आज आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो रहा है। आज आपके इंटर्नशिप कंप्लीशन के अवसर पर कोरोना जैसी नई बीमारी के ऊपर इतना अच्छा लेक्चर ऑर्गेनाइज कराया डॉक्टर सिंह साहब ने, तो आपके प्रिंसिपल साहब को आपकी तरफ से धन्यवाद बनता है। गिव ए बिग हैंड टू हिम। आप सभी लोग जाइए, समाज सेवा करिए, प्रैक्टिस करिए। समाज सेवा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फीस मत लीजिए, फीस लीजिए आप, हाँ बिल्कुल। दवाइयों का चार्ज लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जितना ले सकते हैं। एक्चुअली मेरे टीचर डॉक्टर SS कोचर साहब हैं, वो नागपुर में बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं और वो साइकोलॉजी के बहुत अच्छे जानकार हैं। तो पहले मुझे सिखाया करते थे। मैं उनसे पूछता था कि सर होम्योपैथी साइंस और आर्ट, हमेशा पूछता था कि सर ये साइंस है कि आर्ट है? तो बोले ये ना तो साइंस है ना आर्ट है, ये कॉमर्स है।
तब मुझे समझती नहीं थी इतना ज़्यादा, मेरी उम्र भी बहुत कम थी, मैं स्टूडेंट था। आज मुझे समझ में आया कि चिकित्सा नाइदर साइंस ना आर्ट, केवल कॉमर्स है। कोरोना जिसका इलाज नहीं है उसका पूरे देश में 12 लाख, 17 लाख, 15 लाख, 18 लाख का बिल बना अस्पताल में। तो होम्योपैथी वाले बेचारे क्यों 2-2 रुपए में आज भी दवाई बांटते रहते हैं? उनको भी कुछ सोचने की जरूरत है। उनका भी परिवार है, उनकी भी अपनी बीवी है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी वो करवा चौथ मनानी होती होगी, उनको भी कुछ गिफ्ट देना होगा, उनको भी पेट्रोल भराना होगा। तो आप लोग खुद डिसाइड करें आपकी फीस, आपका महत्व। जिस आज सिंह सर ने कोई कविता बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला, किसी भी कवि के बारे में नहीं बोला, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो, सिंह सर हमेशा बोला करते हैं। तो आज कोरोना ने हमको सिखाया कि सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? आपका, खुद का, स्वयं का। तो आपकी पैथी का, आपकी चिकित्सा पद्धति का जिसका सम्मान हर कोई करता है, उसका सम्मान आप खुद भी क्यों नहीं करते? सम्मान करने का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है सोसाइटी में। सिंह सर हमेशा मैनेजमेंट की बात करते रहते हैं कि मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूँ। मैनेजमेंट MBA मतलब सारा कुछ मनी में। MBA में सिखाया जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे बूम पर क्या है मालूम है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद दूसरा क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। केवल 2 ही चीज देश में प्रभावी है, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वही अच्छा मैनेजर है, वही अच्छा डॉक्टर है, वही अच्छा सेलर है जो गंजे को कंघी बेच दे या फिर गंजे को हेयर ऑयल बेच दे कि भैया इसमें तेल लगाएंगे तो लंबे बाल हो जाएंगे। तेल का प्रचार आपने सुना है कभी? केवल लंबे घने सुंदर बालों के लिए ये केश तेल है, उसके लिए नहीं है भाई। आप उसको क्लेम ही नहीं कर सकते भाई, उसने तो बोला लंबे घने सुंदर बालों के लिए केश तेल, गंजे के लिए नहीं। तो वही अच्छा मैनेजर है, वही अच्छा प्रैक्टिशनर है जो कर। तो आपको अपना महत्व समझना है। कोरोना के बाद जीवन यापन करना है, कोरोना के बाद पुनः स्वयं को स्थापित करना है। क्या करना है वो आप कल से करेंगे। आज के लिए आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू डॉक्टर सिंह सर, प्रिंसिपल सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग। आज के स्पीकर और थे, कल आप लोगों ने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर नाम देखे होंगे, डॉक्टर मनोज बाबू।